अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने शोल्डर जॉइंट की इंजरीज़ के बारे में बात करनी है। शोल्डर जॉइंट प्रोन है ट्रॉमेटिक इंजरीज़ पे भी और ओवर यूज़ इंजरीज़ में भी। उसमें कुछ स्पोर्ट्स की इंजरीज़ आ जाती हैं जिसमें ओवर यूज़ हो रहे हों कोई भी जॉइंट या स्पेसिफिक लिगामेंट्स की इंजरीज़ आ सकती हैं और ट्रॉमेटिक इंजरीज़ भी आ सकती हैं। कॉमन इंजरीज ऑफ शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन है, रोटेशनल इंजरीज हैं, रोटेटर कफ इंजरीज हैं, सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी हैं। डिसलोकेशन और रोटेशनल इंजरीज को आज हमने डिस्कस करना है। डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डिसलोकेशन क्या है? डिसलोकेशन जब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं और उसके साथ आपका सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी हो, ये है डिसलोकेशन। ठीक, अगर तो दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेज की इनकम्प्लीट सेपरेशन है और उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज है या नहीं भी उसमें कॉमन मतलब पाया जा सकता, तो वो सबलक्सेशन होगी। जब कंप्लीट सेपरेशन है डिसलोकेशन, इनकम्प्लीट सेपरेशन सबलक्सेशन। ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की डिसलोकेशन के हवाले से हम फर्दर बात करें तो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट जो है, जो शोल्डर कम्प्लेक्स का मेन जॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, रेंज कवर हो रही है, ये बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, रेंज भी बहुत ज़्यादा हमें दे रहा है। तो ये रिलेटिवली फिर जब उसकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी। ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट ना बड़ा लूज स्ट्रक्चर इसमें होता है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसकी मोबिलिटी तो वो अलाउ करता है ज़्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में उसकी स्टेबिलिटी के बहुत से ऐसे फैक्टर्स पढ़े जो उसको हेल्प आउट करे थे उसको स्टेबल रखने में, लेकिन स्टिल इट हैज़ अ लॉट ऑफ मोबिलिटी, तो उसमें फिर स्टेबिलिटी का फैक्टर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन इंटीरियरली भी डिसलोकेट हो सकता है ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, पोस्टीरियरली भी हो सकता है और इंफीरियरली भी हो सकता है। सुपीरियरली क्यों नहीं होता? सुपीरियरली इसलिए नहीं होता क्योंकि सुपीरियरली एक लिगामेंट प्रेजेंट है जो कि है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के दरमियान ये लिगामेंट है और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और सुपीरियरली ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचाता है या उसको स्टेबल रखता है सुपीरियरली। ठीक, अच्छा, अगर डिसलोकेशन के मैकेनिज्म के हवाले से बात करें कि डिसलोकेशन क्यों होती है और कब कॉमन है, तो ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट में जब भी ह्यूमरस एबडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेटेड होगी तब कॉमन होगी। लेकिन हम लोगों ने क्लोज बैक पोजीशन पढ़ी थी ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट की कि मैक्सिमम एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन है, तो क्लोज बैक पोजीशन में तो जॉइंट बड़ा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एबडक्शन की बात नहीं हो रही, इसमें बाकी एबडक्शन की बात हो रही है। कोई भी 90 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, उस पोजीशन में विद एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर जॉइंट जो है ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट पे डिसलोकेशन के चांसेस कॉमन है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इंटीरियर और इंफीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू सिंपली इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर के। ठीक है, इंटीरियर प्लस इंफीरियर दोनों डायरेक्शंस में मिल के ज़्यादा कॉमन है डिसलोकेशंस। डिसलोकेशंस के हवाले से बात करें तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें ग्लीनॉइड फोसा, इसका साइज़ अगर इनएडिक्वेट हो, प्रॉपर कम हो नॉर्मल ह्यूमन से, वैसे भी हमने बात की कि ह्यूमरस का जो हेड है वो हेमिस्फेरिकल है और वो लार्जर इन साइज़ है, अबाउट 3 और 4 टाइम्स लार्जर है एज़ कम्पेयर टू ग्लीनॉइड फोसा। तो अगर नॉर्मली जो ह्यूमन्स में प्रेज़ेंट है उसका साइज़ उससे भी कम हो, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसलोकेशन के। अगर आपका ग्लीनॉइड फोसा जो है वो इंटीरियरली टिल्ट हो, जो नॉर्मल हमारी पूरी अर्गोनॉमिक अप्रोच है और प्रॉपर जो वो अलाइनमेंट है हमारे हर जॉइंट की, हर पार्ट ऑफ बॉडी की, अगर उस हवाले से ग्लीनॉइड फोसा इंटीरियरली टिल्ट है तो तब भी डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर ह्यूमरस के हेड की रेट्रोवर्जन है, रेट्रोवर्जन क्या होती है कि आपके ह्यूमरस का हेड जो है वो बैकवर्ड टिल्ट है, एबनॉर्मली बैकवर्ड टिल्ट है। ठीक है, तो ये रेट्रोवर्जन का एंगल और वो हम किस तरह से देखते हैं कि ह्यूमरस के हेड और जो आपका ह्यूमरस की कॉन्डाइल्स होती हैं, इनकी पे लाइन लगा के उसका प्रॉपर पूरा एक एंगल देखते हैं। तो आपके लिए यही याद करने के लिए ज़रूरी है कि अगर ह्यूमरस का हेड बैकवर्ड टिल्ट कर जाए या रेट्रोवर्जन हो जाए उसमें और ग्लीनॉइड फोसा इंटीरियरली टिल्ट कर जाए, तो दोनों सूरतों में डिसलोकेशन के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं, या रोटेटर कफ मसल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हों, वीक हों, या कोई और प्रॉब्लम हो उनकी। डिसलोकेशन के हवाले से बात करें तो जब भी जॉइंट डिसलोकेट होता है और स्ट्रेचिंग होती है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं सॉफ्ट टिश्यूज़, उनमें स्ट्रेचिंग हो रही है, कोलेजिनस टिश्यू की ओवर स्ट्रेचिंग अगर हो जाए, तो उसके बाद फिर जॉइंट जो है वो वापस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिकॉइल करके जॉइंट को रिलोकेट नहीं कर पाते, और प्रॉपर डिसलोकेशन हो जाती है। अच्छा, अब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जो कैप्सूल है, अगर वो भी लैक्स है, ठीक है, उसमें लैक्सिडिटी ज़्यादा है ड्यू टू एनी जेनेटिक फैक्टर, तो वो भी, उसमें भी डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन इंडिविजुअल्स को हम लोग ज़्यादा शोल्डर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि वो ओवरकम कर सकें उसकी लैक्सिडिटी को, और डिसलोकेशन की को प्रिवेंट भी किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल आपका जॉइंट शो हुआ हुआ है, इंटीरियर डिसलोकेशन है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन शो हुई हुई है। डिसलोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन-सी कॉमन एज है इन बोथ जेंडर्स जिसमें डिसलोकेशन कॉमन है? वैसे तो इस पे बहुत सी स्टडीज़ हुई होंगी। ये आपकी बुक से लिया हुआ है, और मज़ीद बहुत ज़्यादा इस पे लिटरेचर में काम हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने उसी को फ़ॉलो करना है जो कि बुक में गिवन है। तो मेन में ज़्यादा कॉमन एज जो है वो 20 टू 30 इयर्स है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और उसमें उनका इस एज में ज़्यादा, आप कह सकते हैं, फ़ोकस होता है, या उस टाइम भी एटली होता है खेलने का। तो उसमें ये पीक एज है जिसमें डिसलोकेशन ज़्यादा पाई गई इन डिफरेंट रिसर्चेस, जो कि उन्होंने फिर कोट की हुई है आपकी बुक में। और वुमेन में कौन-सी एज में कॉमन है डिसलोकेशंस, वो है 61 टू 80। उसमें वो डायरेक्टली रिलेट करी है फॉल की हिस्ट्री के साथ। विद एज फॉल की हिस्ट्री बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी डिसलोकेशन भी शोल्डर पे या किसी भी जॉइंट पे कॉमन होती है। अच्छा, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ यहाँ पे मेल और फीमेल के हिसाब से हमने डिफरेंट चीज़ों को रिलेट किया कि क्यों डिसलोकेशन हो रही है, या कुछ एनाटॉमिकल भी हमने बातें की जिस वजह से हो रही है। तो एक एडिशनल फैक्टर जिसकी वजह से डिसलोकेशन कॉमन है वो क्या है, कि अगर तो आप किसी भी पर्सन की डिसलोकेशन की हिस्ट्री है और रिपीटेटिवली उनको डिसलोकेट हो रहा है उनका जॉइंट, फिर रिलोकेट करते हैं या रिडक्शन करते हैं, फिर डिसलोकेट हो रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि इनके जॉइंट जो हैं वो हाइपर मोबाइल हैं, या एह्लर्स डैनलॉस सिंड्रोम है उनको, ठीक है। अब ये कौन सा सिंड्रोम है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि रेयर ये इनहेरिटेड कंडीशन है, और इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, या आप कह सकते हैं कि इसमें म्यूटेशन की वजह से कोलेजन प्रॉपरली नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से स्किन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, जॉइंट भी हाइपर मोबाइल होते हैं, और स्किन की भी लूज सा जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जॉइंट जिस तरह से आपको यहाँ पे हाइपर मोबिलिटी नज़र आ रही है, या आप नॉर्मली हम नहीं कर सकते। तो और बाकी ये भी इन्वॉल्व होते हैं, बाकी ब्लड वेसल जिनकी इन्वॉल्व होती है ना इस कंडीशन की वजह से, वो तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो जब हाइपर मोबाइल होगा जॉइंट, तो तब वो स्टेबल भी कम होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और डिसलोकेशन के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। अच्छा, अगर हम इंटीरियर डिसलोकेशन के हवाले से बात करें, उसकी मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी के हवाले से बात करें, तो उसमें कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, अगर आपका शोल्डर जो है एब्डक्ट, एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा, तो इंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है। जिस तरह के एबडक्शन हो रही है, एक्सटेंशन आ रही है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर, और एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, तो इंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर तो आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर फॉल की हिस्ट्री है, तो उसमें भी इंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने आउटस्ट्रेच हैंड किया, और आपकी वो फ्लोर पे आपके ना आया और आप उसके ऊपर गिरे, तो उसमें आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टियर हो सकता है, जिसकी वजह से इंटीरियर डिसलोकेशन हो सकती है शोल्डर पे, ठीक है। और भी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज हैं इंटीरियर डिसलोकेशन में। उसमें ये भी हो सकता है कि इंटीरियरली आपको कोई फोर्स लगे, ठीक है, आपके शोल्डर जॉइंट पे, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, और आपका लेब्रम जो है उसका टियर आ जाए, ठीक है। लेब्रम का टियर आ जाएगा तो अल्टीमेटली जो है डिसलोकेशन के चांसेस कॉमन हो जाएंगे। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि बैंकॉर्ड
लेजन के हवाले से बात की गई, तो नॉर्मली वो क्या होता है कि आपके लेब्रम में इंटीरियरली और इंफीरियरली अगर टीयर आए लेब्रम का, तो वो बैंकर्ड है, ठीक है। तो अगर पोस्टीरियरली आएगा तो वो रिवर्स बैंकर्ड है। जिस तरह कि 270 डिग्रीज टीयर उन्होंने लेब्रम का कहा, तो वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कॉजेज ऑफ डिसलोकेशन की और इस हवाले से बात करें, तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिनमें कॉमन है डिसलोकेशंस। कोई थ्रस्ट आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से डिसलोकेशन कॉमन है, ठीक है। और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की कैप्सूल की लैक्सिडिटी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स डिसलोकेशन। अगर हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एसी जॉइंट की डिसलोकेशन के हवाले से बात करें, तो उसमें ये कॉमन है अमंग रेसलर्स एंड फुटबॉल प्लेयर्स। इसका मैकेनिज्म क्या है? एक तो ये है कि डायरेक्टली, जिस तरह से इस पिक्चर में शो हो रहा है कि डायरेक्टली एक्रोमियम प्रोसेस पे हिट करे, आप फॉल की हिस्ट्री है और एकदम से एक्रोमियम के ऊपर ही आप गिरे हैं, तो डेफिनेटली वो उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो डिसलोकेट भी हो सकती है। इनडायरेक्टली क्या है कि अगर आपने अपना हाथ जो है सामने रख लिया और आपकी पूरी बॉडी, फुल बॉडी फॉल कर रही है और आपने अपना हाथ बड़ा रिजिडली, बड़े फर्मली जो है अपने रखा है ग्राउंड पे, तो जब आप बहुत ज़्यादा फर्मली उसको रखेंगे, तो एज अ रिजल्ट आपकी क्लेविकल और एक्रोमियम या एसी जॉइंट जो है उसमें डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रोटेशनल इंजरीज क्या है? ये डिसलोकेशन के बारे में हमने बात की। अब रोटेशनल इंजरीज क्या हैं कि कुछ ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें रोटेशन का एलिमेंट आता है, और इवन ओवर बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से रोटेशन का एलिमेंट आता है, जिसमें थ्रोइंग है या सर्विंग हम कर रहे हैं टेनिस में, या स्पाइकिंग इन वॉलीबॉल है, तो उसमें वॉलीबॉल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप फोर्सफुली जो है वो रोटेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो है शोल्डर या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे इंजरी आती है और वो अफेक्ट होता है। लेब्रम का टियर भी आ सकता है, रोटेटर कफ मसल का भी इशू हो सकता है, और बाइसेप टेंडन का भी इन्फ्लेमेशन या टेंडन की इन्फ्लेमेशन या कोई और इंजरी हो सकती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो लेब्रम की टियर की बात करें, तो इसमें क्या है, अगर रोटेशन हो रही है, फोर्सफुल रोटेशन हो रही है, तो लेब्रम पे क्यों इशू आ रहा है? लेब्रम पे तब इशू आएगा, ये लेब्रम का टियर तब होगा जब आपके जो मसल्स हैं शोल्डर के, वो ह्यूमरस को प्रॉपर्ली स्टेबलाइज नहीं करे, और ह्यूमरस ने जो ग्लिनॉइड फोसा के साथ आर्टिकुलेट करना था, वो ग्लिनॉइड फोसा की आर्टिकुलेशन के बजाय ग्लिनॉइड लेब्रम के साथ आर्टिकुलेट करेगा। तो बार बार जब वो ग्लिनॉइड लेब्रम के साथ आर्टिकुलेट करने की कोशिश करेगा, मतलब एक बोन ने आर्टिकुलेट करना था और साथ लेब्रम जो है वो अटैच्ड है, आप कह सकते हैं मार्जिन्स पे। तो अगर आपका ह्यूमरस जो है वो बोन के बजाय लेब्रम के ऊपर अटैच होने की कोशिश करेगा, तो वो लेब्रम का टियर भी कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो ये जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल रोटेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं, तो लेब्रल जो टियर है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। और सुपीरियर और इंटीरियर रीजन में लेब्रम खास तौर पे जो है वो उसका टियर कॉमन होता है। उसके अलावा अगर हम रोटेटर कफ के टियर के हवाले से बात करें, तो उसमें क्या है कि जब भी हम विगरस रोटेशनल एक्टिविटीज़ करती हैं, तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे वस्कुलैरिटी कम होती है, ख़ास तौर पे जिस तरह के सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के इंसर्शन पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर उसी पॉइंट पे जहाँ पे वस्कुलैरिटी कम होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और टियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ एज भी आपकी वस्कुलराइजेशन कम हो रही होती है, तो फिर इसी तरह रोटेटर कफ मसल के प्रॉब्लम्स, और ख़ासतौर पे जब वो रोटेशनल एक्टिविटीज़ का लिंक भी हैं, तो अबव 40 इयर्स जो है ये वस्कुलराइजेशन भी थोड़ी सी कम हो रही होती है, और उसकी वजह से रोटेटर कफ मसल्स की प्रॉब्लम्स भी कॉमनली सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बाइसेप ब्रेकाई के हवाले से हम बात करें कि बाइसेप ब्रेकाई के टेंडन का टियर क्यों हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जब भी हमने कोई थ्रोइंग एक्टिविटी करनी है और फोर्सफुली करना है, उसमें रोटेशनल एक्टिविटी भी आ रही है, तो उसमें आपका जो बाइसेप है वो एल्बो की एक्सटेंशन को नेगेटिवली एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसके बाइसेप ब्रेकाई में टियर के चांसेस भी
कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अदर पैथोलॉजीज़ हैं शोल्डर जॉइंट की, 2 तो हमने मज़ीद पढ़नी है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और कुछ फर्दर कुछ इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, कि आपके टेंडन्स में कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जो है डिपॉज़िट होना शुरू हो जाए, और डीजेनरेटिव चेंजेस इन आर्टिकुलर सर्फेसेस, जिस कि हम लोगों ने काइनी 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जॉइंट क्यों हाइपोमोबाइल होता है, उसमें बोनी, आर्टिकुलर कार्टिलेज और काफ़ी हमने चीज़ें पढ़ी थी जो कि जॉइंट मोबिलिटी की पैथोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जॉइंट मोबिलिटी कम हो रही थी। तो उसमें कुछ ऐसी भी हमने चीज़ें पढ़ी कि डीजेनरेटिव चेंजेस इन आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी रेंजेस कम होती हैं, जॉइंट की मोबिलिटी कम होती है। और अगर बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो जाए, एक या मोर देन वन बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो तब भी अल्टीमेटली आपकी जॉइंट की जो है मोबिलिटी कम होती है। तो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी शोल्डर जॉइंट को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उसकी आगे फर्दर फंक्शनिंग को भी अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।